ओके बच्चे, हम लोग अपने लेक्चर का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को बेले से तमाम बातें बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम लोग पूरा टेस्टिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मुझे याद आई है बेले को देखते साथ, बिल्कुल बेले की फर्स्ट लाइन है। ये हमारे प्रॉफ का एमसीक्यू आया था। प्लीज आप लोग भी इसको प्रिपेयर कर लें कि जो टेस्टिस होती हैं, मैंने आपको बताया है रेट्रोपेरिटोनियली डेवलप करती हैं। तो किस जो होता है थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे डेवलप करती हैं, हमें ये एमसीक्यू आया था। T10 वर्टेब्रा जो होता है उसके लेवल पे रेट्रोपेरिटोनियली टेस्टिस डेवलप करती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर एम्ब्रियोलॉजिकली। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया था, बल्कि मुझे अभी नजर आया तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। अब सबसे पहली चीज जो बच्चा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बेले के अकॉर्डिंग, दैट इज इनकम्प्लीटली डिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है, यानी कि क्रिप्टोसिस टेस्टिस। सबसे पहले बच्चे आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यूजुअली बच्चे जो इंसिडेंस है इसका, तो वो दैट इज 4%। तकरीबन 4% बॉयज ऐसे होते हैं जो कि पैदा होते हैं जिनका एक या दोनों टेस्टिस जो होता है वो एब्सेंट होता है, या वो अपनी नॉर्मल लोकेशन पे एब्सेंट से मुराद ये कि नॉर्मल लोकेशन पे एब्सेंट है, कहीं और किसी और पाथवे में कहीं ना कहीं मौजूद है। दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि इसमें से जो तकरीबन 2/3 बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के अंदर रीच कर जाता है तकरीबन फर्स्ट थ्री मंथ्स ऑफ लाइफ में, ठीक है। यानी कि 2/3 बच्चों में जो 4% बच्चे जिनको जो क्रिप्टोसिड है, वो जैसे ही पैदा होंगे तो उनके फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ में वो रीच कर जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो रीच कर ही नहीं पाता, ठीक है। और यूजुअली बच्चे जो इंसिडेंट्स है टेस्टिकुलर मॉल डिसेंट का, दैट इज 1% उन लोगों के अंदर एट द एज ऑफ 1 ईयर। यानी कि जब पैदा हुए तो 4% इंसिडेंस है, बाकी 3% में रीच कर जाता है। 1% ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो कभी भी रीच नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए कि 10% केसेस ऐसे होते हैं यूनिलैटरल क्रिप्टोसिटिज्म के अंदर कि जिनके अंदर आपको फैमिली हिस्ट्री जो होती है वो भी मिलती है। अगर किसी के फादर को ये डिफेक्ट था तो आगे ये डिफेक्ट आगे भी जा सकता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को इंपॉर्टेंट लाजमी पता होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, बेले का एक पेज शेयर करता हूँ। बच्चे ये देखें, मैंने आप लोगों के लिए बेले का जो पेज है एक, उसकी प्रॉपर पिक्चर लेके आप लोगों को शो करना चाहा है कि जो टेस्टिस है इसका ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात यहाँ पे बता दूं अपनी यूनिवर्सिटी का रेफरेंस देते हुए, 5 मार्क्स का ऐसी क्यों आया कि टेस्टिकुलर डिसेंट का सिनेरियो था, उसको डायग्नोज करना था, 1 नंबर उस चीज का था। बाकी 4 नंबर इस बात के थे कि आप कॉम्प्लिकेशंस लिखें। ये जो कंसिक्वेंसेस इसने लिखे हैं ना, या कंसिक्वेंसेस लिखें क्रिप्टोसिडिज्म के, 4 कंसिक्वेंसेस हैं: इनफर्टिलिटी, मैलिग्नेंसी, हर्निया और टेस्टिकुलर टॉर्शन। अब जब 4 नंबर का सवाल आएगा तो हमारी यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन दिया एन्यूमरेट द कॉन्सिक्वेंसेस। आप ये वाली बात खुद देखें कि एन्यूमरेट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना, आपने डिटेल नहीं लिखनी। लेकिन जब सवाल 4 नंबर का हो तो फिर आपने एन्यूमरेट नहीं करना, बल्कि उसकी डिटेल बतानी भी है। इवन के यूनिवर्सिटी आपको एन्यूमरेट करने का कह रही हो, ठीक है। ये बात मेरी याद रखनी है। बाकी बाकी बच्चों को भी ये वाली बात काम आएगी कि जिस भी आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, कभी भी आपको एन्यूमरेट करने का क्वेश्चन आए और उसके मार्क्स ज्यादा हों, तो फिर आपने उसकी डिटेल लाजमी थोड़ी थोड़ी लिखनी होती है। अच्छा, अब आप ये देखें बच्चे, जो मैं आप लोगों को पूरा पेज जहां से ही कवर करवा रहा हूं कि जो टेस्टिकुलर डिसेंट की पैथोलॉजी है वो यूजुअली क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 80% केसेस जो होते हैं क्रिप्टोसिडिज्म के वो यूनिलैटरल होते हैं। सिर्फ 20% केसेस के अंदर वो बायलैटरल होती है। नंबर 2, यूजुअली बच्चे राइट साइड की जो टेस्टिस की क्रिप्टोसिडिज्म है वो ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू लेफ्ट साइड की टेस्टिस। जो टेस्टिस है वो इंट्रा एब्डोमिनली भी पाई जा सकती है, इंट्रा कैनालिकुलरी भी पाई जा सकती है। इंट्रा कैनालिकुलर का मतलब है इंग्वाइनल कैनाल के अंदर। एक्स्ट्रा कैनालिकुलर भी पाई जा सकती है, यानी कि इंग्वाइनल कैनाल के बिल्कुल बाहर, यानी कि स्क्रॉटल नेक के अंदर। मैं आप लोगों को ये वाली एनाटॉमी एक दफा दोबारा रिकॉल करवा दूं। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्क्रॉटम है, ये इंग्वाइनल कैनाल है, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये डीप इंग्वाइनल रिंग। तो ऐसे भी हो सकता है कि टेस्टिस स्क्रॉटम में डीप डाउन पहुंचने के बजाय स्क्रॉटम की नेक में आपको मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। इसको भी हम लोग क्रिप्टोसिड टेस्टिस ही कहेंगे। या फिर टेस्टिस जो होती है बिल्कुल आपको एक्टोपिकली भी मिल सकती है। और जो एक्टोपिक इसकी साइट इसने मेंशन की है, ये आपके सामने लाइन का जिक्र है जहां पे मेरा एरो है। द मोस्ट कॉमन साइट इज विद इन द सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच which lies just inferior and medial to the superficial inguinal ring। ये इसकी मोस्ट कॉमन एक्टोपिक साइट है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है।
अब जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बचे यूजुअली कॉमनली आता है वो ये आता है कि टेस्टिकुलर मॉल डिसेंट या क्रिप्टोसिस टेस्टिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले इनफर्टिलिटी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैं आप लोगों के लिए लाइन रीड करके बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूं। Impaired fertility is well recognized consequence of testicular mole descent with paternity rates around 2/3 of normal for unilateral undescended testes and 1/3 of normal for bilateral undescended testes। अब आपको ये पता होना चाहिए कि तकरीबन 33% मेल्स जो के इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, जिनको यूनिलैटरल टेस्टिकुलर क्रिप्टोर्चिडिज्म हो, और तकरीबन 66% मेल्स जिनको बायलैटरल डिसेंट ना हुआ हो, मॉल डिसेंट हो, क्रिप्टोर्चिड हो, वो इनफर्टाइल होते हैं। मेलिग्नेंसी, जो कैंसर का रिस्क होता है बच्चे यूजुअली चाइल्डहुड के अंदर दैट इज 5 to 10 टाइम्स ग्रेटर देन नॉर्मल। और जो ये आपका बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी के अंदर भी आता है, सर्जरी के अंदर भी आता है कि क्रिप्टोर्चिड टेस्टिस में टेस्टिकुलर कैंसर की कौन सी वैरायटी सबसे कॉमन है। याद रखिएगा, ये आपके सामने इसने मेंशन किया है सेमिनोमा, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि सेमिनोमा का, क्लासिक सेमिनोमा का बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, यंग एज में भी होता है, ओल्ड एज में भी होता है। तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है दैट इज हर्निया। 90% जो बॉयज होते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ, इनका जो प्रोसेस वेजाइनालिस होता है वो पेटेंट होता है, ठीक है, और उनको हर्निया होने का चांस हो सकता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन, ये आपने याद रखना है कि जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है ये ज्यादा प्रोन होती है टेस्टिकुलर टॉर्शन के लिए कंपेयर टू द डिसेंडेड टेस्टिस। क्यों? क्योंकि जो डिसेंडेड टेस्टिस होती है वो स्क्रोटम के साथ जुड़ी होती है, खास तौर पे पोस्टीरियरली उसका जो बॉर्डर होता है वो फिक्स्ड होता है, तो वो इजीली मूवेबल नहीं होती। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो चाइल्डहुड के अंदर जो टेस्टिस होती हैं वो यूजुअली मोबाइल होती हैं, और क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स होता है बच्चे वो एक्टिव होता है। ये आपको बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर ये रिफ्लेक्स एब्सेंट हो सकता है, या आप ये कहें कि रिफ्लेक्स एब्सेंट नहीं है बल्कि ये एक अलग सा फिनोमेना है जिसको हम लोग कहते हैं रिट्रैक्टाइल टेस्टिस। व्हाट इज रिट्रैक्टाइल टेस्टिस? रिट्रैक्टाइल टेस्टिस ये होता है कि आप लोग क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स में नॉर्मली तो ये करते हैं ना कि जो थाई का मीडियल साइड होता है उसके ऊपर स्क्रैच करते हैं तो स्क्रोटम जो होती है वो असेंड हो जाती है, ठीक है, या फिर टेस्टिस स्क्रोटम बेसिकली और टेस्टिस समेत थोड़ी सी ऊपर मूव कर जाती है। लेकिन इन लोगों में, कुछ लोगों में ये रिट्रैक्टाइल टेस्टिस का फिनोमेना ये होता है कि जो टेस्टिस होती है वो असेंड करती है और टेम्परेरीली इनग्वाइनल कैनाल में चली जाती है, यानी कि डिसअपियर हो जाती है स्क्रोटम से। ऐसे केसेस में टेस्टिस को हम लोग रिट्रैक्टाइल टेस्टिस कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये कोई डिजीज है, ऑल्दो इट्स अ रेयर थिंग, इट्स एन अनकॉमन थिंग, लेकिन टेस्टिस है तो सही ना, रिट्रैक्टाइल होने के बाद वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने क्रिप्टोर्चिड टेस्टिस नहीं कहना, इसलिए आप लोगों को ये फिनोमेना बताना जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग हर्निया का एग्जामिनेशन करते हैं तो कोई ना कोई पेशेंट आपके पास ऐसा भी आ सकता है जिसकी रिट्रैक्टाइल टेस्टिस है, तो आपने ये नहीं कहना कि ये क्रिप्टोर्चिड है, क्योंकि एग्जामिनर को इस बात का पता होता है कि इसकी रिट्रैक्टाइल टेस्टिस थी जिसके मुतालिक आपको नहीं पता, तो आपने कहा कि ये तो क्रिप्टोर्चिड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट इसकी बात थी। उसके अलावा बच्चे ये देखें, ये इसने लिखा है a diagnosis of true incomplete descent should be made only if this is not possible। यानी कि अगर रिट्रैक्टाइल टेस्टिस का फिनोमेना एब्सेंट है बंदे में, तो फिर आप लोग उसको रूल आउट करके फिर आप ये कह सकते हैं कि वो बंदा अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ है या नहीं, ठीक है। यानी कि अनडिसेंडेड टेस्टिस का जो डायग्नोसिस है बेसिकली वो क्लिनिकल है, एग्जामिनर बेस्ड है। और आगे इसने एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इट इज हेल्पफुल टू हैव द बॉय एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल एंड फॉर हिम टू बी एग्जामिन्ड इन द वार्म रूम यूजुअली इन द सुपाइन पोजीशन। कहता है कि आप जब भी एग्जामिनेशन करें टेस्टिस के लिए, खास तौर पे टेस्टिकुलर डिसेंट देखने के लिए, तो पेशेंट को हमेशा रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है, और वार्म रूम होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर बच्चों के नंबर कटते हैं। हर्निया के लिए भी आपको यही बात की जाएगी कि पेशेंट हमेशा रिलैक्स होना चाहिए और आपके हैंड्स हमेशा वार्म होने चाहिए अपना प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। अगर क्लिनिकली आपको ये लगता है कि आपको टेस्टिस नहीं मिला और रिट्रैक्टाइल टेस्टिस का पेशेंट नहीं है वो, तो फिर बच्चे आपको लाजमी उसका अल्ट्रासाउंड कराना होगा। याद रखिएगा, आपको ये टिपिकल सिनेरियो आता है कि अगर एक पेशेंट का आपने एग्जामिनेशन किया, आपको पता चला कि राइट साइड पे उसका टेस्टिस नहीं है, आपने रिट्रैक्टाइल टेस्टिस रूल आउट कर लिया, रिट्रैक्टाइल टेस्टिस का फिनोमेना उसमें नहीं प्रेजेंट था,
तो अब आपकी नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट बेस्ट स्टेप ये है कि आप उसको फौरन अल्ट्रासाउंड के लिए भेजेंगे। क्यों अल्ट्रासाउंड के लिए? इसलिए भेजेंगे कि कहीं टेस्टिस उसके इंट्रा एब्डोमिनली इंट्रा कैनालिकुलरली तो नहीं पड़ी हुई कहीं, ठीक है? तो ये आपका नेक्स्ट बेस्ट स्टेप का जो एमसीक्यू है ये आ सकता है। अब बच्चे जो इसका यूजुअली सर्जिकल ट्रीटमेंट जो इसका सिम्प्टोमेटोलॉजी है उसको हम लोग डिटेल में इस वजह से नहीं कर रहे कि वो है ही इतनी कुछ, उसके आगे कोई डिटेल नहीं है अनटिल एंड अनलेस के जो क्रिप्टोसिस टेस्टिस होती है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तो यही बेसिकली कॉम्प्लिकेशन जो है वो ही उसकी पैथोलॉजी बनती है, ठीक है? अच्छा जी, और एक और बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो क्रिप्टोसिस टेस्टिस होती हैं उनका ट्रीटमेंट करना लाजमी है, मस्ट है। लेकिन जो बच्चे रिट्रैक्टाइल टेस्टिस होती हैं उनके लिए हम लोग किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, वो ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मल ही समझते हैं। अच्छा जी, अब बच्चे अगर हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी डायग्राम भी निकाली है बेले की, लेकिन यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को खुद बता दूं कि जो यूजुअल बच्चे इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है दैट इज नोन एज ऑर्चिडोपेक्सी, ठीक है? मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया भी था। ऑर्चिडोपेक्सी बच्चे यूजुअली हम लोग परफॉर्म करते हैं जब बच्चा स्कूल गोइंग एज से पहले हो, और बेले के अंदर ये बात मेंशन है कि 12 मंथ से पहले इसको परफॉर्म करनी चाहिए यूजुअली, ठीक है? हम लोग बेले की ये वाली बात हमेशा फॉलो करेंगे। अब मैं आप लोगों को बच्चे इसका एक इमेज दिखा दूं, उसके बाद हम मूव ऑन कर। ये देखें बच्चे, इसने ये प्रॉपर प्रोसीजर बताया। द टेस्टिस इज मोबिलाइज्ड एंड रिटेन्ड इन अ पाउच कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द डार्टस मसल एंड स्किन, ठीक है? यानी कि ये टेस्टिस जो हमने रिकवर की है जो कि कहीं क्रिप्टोसिस थी, किसी और जगह पे लोकेटेड थी, उसको हम लोग कैसे मोबिलाइज करके एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं ताकि वो नॉर्मल, देखें टेस्टिस अगर इंट्रा एब्डोमिनली या इंट्रा कैनालिकुलरली रहेगी तो उसका नुकसान क्या होगा? हम क्यों ये चाहते हैं कि टेस्टिस नीचे की तरफ आए? इसलिए बच्चे कि जो स्पर्म्स की डेवलपमेंट है, जो गैमीट्स की डेवलपमेंट होती है मेल के अंदर, वो हमेशा लोअर टेम्परेचर पे होती है। स्पर्म्स कभी भी हायर टेम्परेचर पे डेवलप नहीं कर सकते। ये बेसिकली रीजन है कि जो क्रिप्टोसिस पेशेंट्स होते हैं वो इनफर्टाइल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर टेस्टिस को अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि वो उसके अंदर स्पर्म्स को डेवलप करवा सकें, ठीक है? तो इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं ऑर्चिडोपेक्सी। के अंदर बच्चे यूजुअली किया क्या जाता है कि जो डीप इंग्वाइनल रिंग होता है उसके ऊपर हम लोग इंसिजन देते हैं। ये देखें, जैसे इसने ए नंबर फिगर के अंदर इंसिजन दे के इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, ठीक है? अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग ये करेंगे कि इंग्वाइनल कैनाल को एक्सपोज करेंगे पूरे का पूरा, ठीक है? और सबसे पहले बच्चे हम लोग ये करते हैं, इसके अंदर 3 मैनूवर्स परफॉर्म किए जाते हैं टेस्टिस को नीचे लाने के लिए। जो पहला मैनूवर बेले ने लिखा है वो ये है कि जो पेटेंट प्रोसेस वजाइनालिस होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं और लाइगेट करते हैं। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जो प्रोसेस वजाइनालिस है ये बेसिकली एक कवरिंग टाइप है, ठीक है? इसको आप लोग सिर्फ इतना याद रखें। अब हम लोग यहाँ पे टोटल नॉर्मल एनाटमी को रिवाइज नहीं कर सकते। नंबर 2, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड की कवरिंग्स होती हैं, ये देखें हमने यहाँ पे डायसेक्ट किया इसको, इसको नीचे की तरफ खींचा, और जो बाकी कवरिंग्स थी उसने प्रॉपर्ली इस डायग्राम में शो नहीं किया, उनको भी हमने डायसेक्ट किया है। वो बाकी कवरिंग कौन सी थी? सबसे पहली प्रोसेस वजाइनालिस की। नंबर 2 के ऊपर बचे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसको, उसकी कवरिंग्स को हमने लाइगेट किया, डिवाइड किया। और थर्ड नंबर के ऊपर बचे इसने मेंशन किया है कि जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं इनको भी हम लोग लाइगेट कर देते हैं, जो डेवलप करते हैं, क्योंकि टेस्टिस की नॉर्मल जगह जो है वो स्क्रोटम है। जब वो स्क्रोटम के अंदर किसी और जगह पे पाई जाती है, स्क्रोटम के अलावा किसी और जगह पे, तो उसके इर्द गिर्द फाइब्रोटिक रिएक्शन हो सकता है, फाइब्रोटिक बैंड डेवलप कर सकते हैं। उनको कट आउट करके हम लोग स्क्रोटम को, टेस्टिस को नीचे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, पुल करते हैं नीचे की तरफ और स्क्रोटम में लाने की कोशिश करते हैं। जब वो स्क्रोटम तक रीच कर जाती है तो हम लोग स्किन के बीच में, स्क्रोटम की स्किन और जो डार्टस मसल है जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल मसल ऑफ द स्क्रोटम, सुपरफिशियल मसल ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, उसको बच्चे हम लोग उसके बीच में स्क्रोटम को जगह देते हैं, एक पाउच क्रिएट करते हैं, वहां पे इस स्क्रोटम, इस टेस्टिस को फिक्स कर देते हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है। और फिर हम लोग जो इंसिजन हमने दिया था उसको डीप इंग्वाइनल रिंग के लेवल पे उस जगह पे उसको सूचर कर देंगे, यानी कि डीप इंग्वाइनल रिंग से आपने आपने अप्रोच किया था उसको भी सूचर करेंगे, और जो आपने नीचे स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को प्लेस किया है तो फिर आप लोग स्क्रोटम वाली जगह को भी वहां पर टेस्टिस को फिक्स करने के बाद उसे भी सूचर कर देंगे। ये चीज आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जी बच्चे, जो द वेरी नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज टेस्टिकुलर टॉर्शन, ठीक है?
टेस्टिकुलर टॉर्शन में बच्चे सबसे पहले ये एनाटॉमी नॉर्मल समझेंगे तो आप लोगों को बाकी बात समझ आएगी। ये देखो बच्चे, मैं ये डायग्राम आप लोगों के लिए पिक्चर हाईलाइट कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ इसको। टेस्टिकुलर टॉर्शन बच्चे होती किस वजह से है? नॉर्मली मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो रेड कलर की बाउंड्री है ये इसने शो की हुई है कि ये पूरी की पूरी टेस्टिस है। मैंने आपको बताया कि जो टेस्टिस होती है नॉर्मली इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो फिक्स्ड होता है स्क्रोटम के साथ, और साथ ही साथ बच्चे ये जो वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, जो एपिडिडमस है, सॉरी, जो एपिडिडमस है इसके साथ इसका कनेक्शन होता है पोस्टीरियरली, ठीक है, और एपिडिडमस कंटिन्यू करता है वास्ट डिफरेंस के साथ। अब आप ये देखें कि ये नॉर्मल अटैचमेंट है, बी नंबर फिगर के अंदर इसने एबनॉर्मल अटैचमेंट बताई हुई है, और उसके अंदर इसने क्या लिखा हुआ है, एन एबनॉर्मली हाई अटैचमेंट ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस प्रीडिस्पोजेस टू टॉर्शन द बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी। बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी इसने किसको कहा है? बच्चे ये देखें कि नॉर्मली जो टेस्टिस है ये ब्राउन कलर का जो पार्ट शो किया है बिल्कुल इसके इर्द गिर्द ये आपकी प्रेजेंट है ट्यूनिका वजाइनालिस, ठीक है, जो कि टेस्टिस को एक जगह पे होल्ड करके रखती है, ठीक है, और सपोर्ट करवाती है ताकि टेस्टिस जो है वो एपिडिडमस के साथ पोस्टीरियर बॉर्डर पे जुड़ा रहे। लेकिन ये देखें जो यहाँ पे ट्यूनिका वजाइनालिस की अटैचमेंट है ये हाई अटैचमेंट है, ये एबनॉर्मल अटैचमेंट है, ठीक है। इस अटैचमेंट की वजह से जो टेस्टिस होती है वो बीच में लटकी रहती है। अब मैं आपको ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि इंडियन हिंदुइज्म के अंदर जो लोग जो होते हैं जाते हैं मंदिरों में, तो वो जाते साथ पहले बेल बजाते हैं, ठीक है। वो बेल एक्चुअली क्या होती है? वो बेल ऐसे करके अपेयर होती है, ठीक है, इसके अंदर ये देखें ऐसे करके एक बेल लटक रही होगी, तो जो भी चाहे इस बेल को चाहे यहाँ से हिलाए यहाँ से हिलाए वो हिल जाएगी बेल, और बेल जो होती है अपने हिलने की वजह से अपने कवर को टकराती है, अपनी शील्ड को टकराती है, जिसकी वजह से आवाज पैदा होती है। बिल्कुल इसी डिफॉर्मिटी को हम लोग कहते हैं बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी। बेल क्लैपर ये होता है कि बेल को क्लैप करने वाले बंदे की डिफॉर्मिटी। टेस्टिस जो होती है वो ऐसे स्क्रोटम के अंदर बीच में लटकी हुई होती है, चाहे फिर उसको यहां से फोर्स लगे या यहां से फोर्स लगे वो दाएं बाएं मूव करती रहेगी, और उसकी टॉर्शन हो सकती है। टॉर्शन का मतलब होता है कि वो ट्विस्ट कर सकती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये पूरा एग्जांपल दे के एनाटॉमी दे के समझाने की कोशिश की है। यही वाली बात बच्चे इसने प्रॉपर्ली इस फिगर के अंदर शो की है, ठीक है। टेस्टिकुलर टॉर्शन वाली बात आप नीचे भी देख लें, इसने क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ द टेस्टिस फ्रॉम द एपिडिडमस, टॉर्शन अबाउट द पेडिकल बिटवीन देम। ये देखें बच्चे कि जहां पे आपका एपिडिडमस मौजूद है और ये ऊपर टेस्टिस का सुपीरियर पोल है, अपर पोल है, इसका कनेक्शन होता है एपिडिडमस के साथ बाय रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस छोटे छोटे वो डक्ट्स होते हैं, RETETESTIS, ठीक है, रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस ये छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं जो कि एपिडिडमस के हेड के साथ जुड़वाते हैं टेस्टिस के अपर पोल को, तो ये ट्विस्ट कर जाएंगे तो टेस्टिकुलर टॉर्शन हो जाएगी। अब आप ये देखें कि जो आर्टीरियल सप्लाई होगी टेस्टिस की, इसी के साथ वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो अब देखें कि पूरा फिनोमेना क्या होता है, ये पैथोलॉजी जो इसकी वजह थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। कभी भी बच्चे आप लोगों को ये पूछा जाए कि जो टॉर्शन है इसकी कॉजेस क्या है, तो टॉर्शन की बच्चे 3 इंपॉर्टेंट कॉजेस होती हैं। नंबर 1, टेस्टिस की इन्वर्जन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ द टेस्टिस से बेसिकली ये मुराद है कि टेस्टिस जो है वो नॉर्मली बच्चे अगर लाए करना है उसको मतलब अगर वो वर्टिकली ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है, और वो वर्टिकली नहीं मौजूद, कॉन्जेनिटल अगर अब नॉर्मलिटी और वो ऐसे ट्रांसवर्सली लाए करती है या अपसाइड डाउन लाए करती है, तो इस केस के अंदर हम कहते हैं कि टेस्टिकुलर इन्वर्जन। टेस्टिकुलर इन्वर्जन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टेस्टिकुलर टॉर्जन, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर आती है बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी, जिसके अंदर ट्यूनिका वजाइनालिस का डिफेक्ट आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे आता है सेपरेशन ऑफ एपिडिडमस फ्रॉम द टेस्टिस। ये 3 वजूहात बनती हैं टेस्टिकुलर टॉर्शन की। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो सर्जरी होती है टेस्टिस को अनट्विस्ट करने की, वो जल्द अज जल्द परफॉर्म करनी चाहिए। अगर वो जल्द अज जल्द नहीं परफॉर्म की जाएगी तो पूरी की पूरी टेस्टिस की जो आर्टीरियल सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है। विद इन 6 आवर्स जो है बच्चे, ये इसका टाइम है, विद इन 6 आवर्स ही ये प्रोसीजर होना चाहिए। अगर वो नहीं परफॉर्म करेंगे तो टेस्टिस की गैंग्रीन हो जाएगी, टेस्टिस का इंफाक्ट हो जाएगा, और उनको हमें पूरा की पूरी एक टेस्टिस को रिमूव करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने याद रखना है।
इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। यूजुअली ये प्रेजेंट करती है 10 to 25 ईयर्स के जो यंग लड़के होते हैं उनके अंदर। नंबर 2 पे बच्चे जो इसका पेन होता है वो एगोनाइजिंग नेचर का होता है, सिवियर किस्म का पेन होता है जो कि ग्रॉइन के अंदर फील होता है और लोअर एब्डोमेन के अंदर फील होता है। ठीक है। और बच्चे मैं एक बात बताता जाऊं, गायनी के अंदर भी ये क्वेश्चन टिपिकली आता है कि एक फीमेल है, उसने प्रेजेंट किया है सडन सिवियर पेन के साथ, और ये पेन उसको हुआ जब उसने थोड़ी देर पहले कोई एक्सट्रीम किस्म की विगरस एक्टिविटी परफॉर्म की, कोई वेट लिफ्ट किया या कुछ भी किया। ठीक है। वेट लिफ्ट के अंदर बच्चे, वैसे फीमेल्स के अंदर ये सिनेरियो कॉमनली नहीं देते, लेकिन मेल्स के अंदर वेट लिफ्टिंग का या स्पोर्ट्स का, एक बंदा फुटबॉल खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, उसको बॉल लग गई है टेस्टिकुलर एरिया में, तो टॉर्शन होने का चांस हो सकता है। इस सिनेरियो में यूजुअली ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो बच्चे दो सिम्टम्स ऐसे हैं पेन के अलावा जो कि बहुत कॉमनली हाईलाइट किए जाते हैं, नॉजिया और वॉमिटिंग। ठीक है। याद रखिएगा, जब भी ओवेरियन टॉर्शन होती है या टेस्टिकुलर टॉर्शन होती है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है ओवरी या टेस्टिस को, तो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्लड स्ट्रीम के अंदर वीनस सप्लाई के थ्रू इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि नॉजिया और वॉमिटिंग करवाते हैं बाय स्टिमुलेटिंग द एरिया पोस्टीमा ऑफ मेडल्ला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। तो जो आपका वॉमिटिंग सेंटर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से नॉजिया और वॉमिटिंग होती है और सिवियर किस्म का पेन होता है। ऐसे केस को हम लोग फौरन लेबल कर देते हैं क्लिनिकली कि टेस्टिकुलर टॉर्शन का केस है और इन्वेस्टिगेशन भी इसकी करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि हम लोगों ने टेस्टिकुलर टॉर्शन के केस को कैसे डिफरेंशिएट करना है बाकी डिजीजेस से। मैं 2-3 और इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे एक सिनेरियो होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपिडिडिमो और काइटस, यानी कि एपिडिडिमस और साथ ही साथ टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन होना, और दूसरा होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन का। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना इंतहाई जरूरी है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो एपिडिडिमो और काइटस है ये बेसिकली यूटीआई के ग्रुप का पार्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के साथ एसोसिएटेड इंफेक्शन हो सकता है। नंबर 2, इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसकी हिस्ट्री पे कंप्लेंट होती है डिसयूरिया की। ठीक है। अच्छा, डिसयूरिया की, डिसमिक्सचुरेशन की, के मतलब सिवियर किस्म का बर्निंग है उसको या पेन हो रहा है यूरिनेशन के साथ। अच्छा, अब ये देखिए कि टेस्टिकुलर टॉर्शन में क्या होता है और एपिडिडिमो और काइटिस को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। बच्चे एपिडिडिमो और काइटिस के अंदर जब आप टेस्टिस को, ये देखिए ये स्क्रोटम है, इसके अंदर ये दो टेस्टिस रिजाइड कर रही हैं। जब आप इसको एलिवेट करेंगे, ठीक है, ये हाथ के थ्रू ऊपर की तरफ एलिवेट करेंगे, तो एपिडिडिमो और काइटिस के अंदर पेन जो होता है वो रिलीव्ड हो जाता है, पेशेंट को आराम आता है। लेकिन टेस्टिकुलर टॉर्शन के अंदर जब आप टेस्टिस को एलिवेट करते हैं तो जो पेन होता है बच्चे वो वर्सेंड हो जाता है, पेन सिवियर हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए, आप लोग एब्डोमेन एंड पेल्विस में पढ़ के आए हैं कि टेस्टिस और ओवरी के डिफरेंट अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस हम किसे कहते हैं, आपको पता है कि मेल और फीमेल जो जेनिटल सिस्टम होता है ये मोलेरियन डक्ट सिस्टम से या मीजोनेफ्रिक डक्ट सिस्टम से और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट सिस्टम से या वुल्फियन डक्ट सिस्टम से डेवलप करता है। मेल और फीमेल का जो जेनिटल सिस्टम होता है हम लोग गायनी ऑप्स में भी डिटेल में देखेंगे। तो अगर टेस्टिकुलर अपेंडेज की टॉर्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी मतलब ऐसा पेन हो सकता है, तो उसको भी आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना टेस्टिकुलर टॉर्शन के साथ बहुत इजी नहीं है। ठीक है। यह आपने याद रखना है कि टेस्टिकल की अपेंडिक्स का कभी पेन हो, अपेंडिक्स बेसिकली हम कहते हैं कि जो छोटा सा पार्ट हो एसोसिएटेड, कोई रेमिनेंट हो, कोई वेस्टिजियल चीज हो, उसको हम लोग कहते हैं अपेंडेज। ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर जो कि ट्विस्ट होता है दैट इज एक्चुअली अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस, जिसको हम लोग कहते हैं हाइडेटेड ऑफ मॉर्गेगनी। प्लीज इसका नाम याद रखिएगा, हाइडेटेड ऑफ मॉर्गेगनी एक टेस्टिकुलर अपेंडेज है जो कि मोस्ट कॉमन अपेंडेज है टेस्टिस का, जो कि जिसकी टॉर्शन हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे अगर हम लोग इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है बच्चे वो हम लोग डॉपलर अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते। अक्सर बच्चे क्या करते हैं या अक्सर क्लिनिशियन इवन के पीजीज ये समझते हैं कि टेस्टिकुलर टॉर्शन देखने के लिए हम लोग उसका ब्लड फ्लो देख लेते हैं। तो बच्चे टेस्टिकुलर टॉर्शन के केस के अंदर आप लोग डॉपलर का अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते। रीजन इसका क्या है, क्योंकि डॉपलर अल्ट्रासाउंड के इस केस के अंदर काफी सारे फॉल्स पॉजिटिव जो रिजल्ट होते हैं वो सामने आते हैं, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम लोग रिकमेंड इसके अंदर नहीं करते। ठीक है। रादर ये होता है बच्चे
कि एक्सप्लोरेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस इसका देना पड़ता है, और हिस्ट्री जो होती है वो सपोर्टिव होती है। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने स्क्रोटल इंसिजन देना है, ठीक है, स्क्रोटल इंसिजन दे के आप लोगों ने एक्सप्लोर करना होता है कि टेस्टिकुलर टॉर्शन है या नहीं। अगर बच्चे आपको अब एक्सप्लोरेशन जब आप करते हैं ना टेस्टिस की, तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक होता है वायबल टेस्टिस, एक होता है नॉन वायबल टेस्टिस। अगर टेस्टिस वायबल है, उसका नेक्रोसिस मतलब कंप्लीटली नहीं हुआ और उसका जो पिंक कलर है वो रिटेन रहता है, तो फिर आप लोग बच्चे टेस्टिस को फिक्स कर देंगे, ठीक है, यानी कि उसकी ऑर्किडोपेक्सी कर देंगे ताकि फ्यूचर के अंदर दोबारा वो उसकी टॉर्शन ना हो सके। लेकिन अगर टेस्टिस नॉन वायबल है, नेक्रोटिक टेस्टिस हो गई है, तो फिर बच्चे आपको ऑर्किडेक्टमी परफॉर्म करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी जो टेस्टिस होगी उसको रिमूव करना पड़ेगा। और इसके अंदर हम लोग पेशेंट को ये ऑप्शन देते हैं, खासतौर पे फॉरेन कंट्रीज में तो ये दिया जाता है, यहाँ पे तो नहीं दिया जाता है इतना ज्यादा, लेकिन मैं बता दूं कि आपने ऑर्किडेक्टमी जब भी करनी है तो पेशेंट की कॉन्सेंट इसके अंदर लाजमी लेनी है, और उसको ये लाजमी बताना है कि अगर तुमने ये नेक्रोटिक टेस्टिस रिमूव ना की तो इसकी वजह से तुम्हें सिस्टेमिकली इंफेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, और तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। ये आपने काउंसलिंग के अंदर लाजमी ये वाली बात बतानी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि नॉन वायबल टेस्टिस के केस में ऑर्किडेक्टमी करने के अलावा आप पेशेंट को जो ऑफर करते हैं दैट इज प्रोस्थेटिक टेस्टिस, ताकि उसकी जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस है वो ठीक रहे और वो किसी भी किस्म के स्टिग्मा का शिकार ना हो, तो प्रोस्थेटिक टेस्टिस आप वहां पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये था बच्चे आपका टेस्टिकुलर टॉर्शन का टॉपिक। अब हम लोग जो तीसरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्चुअली वेरिकोसील। वेरिकोसील बच्चे क्या होता है? वेरिकोसील हम लोग एक्चुअली कहते हैं कि जैसे बिल्कुल वेरिकोज वेन्स होती हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, बिल्कुल वैसी जो वेन्स टेस्टिस को ड्रेन कर रही होती हैं, तो उनकी डायलिटेशन हो जाए, ठीक है, वेरिकोसिटीज बन जाए उनकी, तो उसको हम कहते हैं वेरिकोसील। एक चीज आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए कि मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूं कि एग्जाम के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन आपको सर्जिकल एनाटमी का जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, जो नॉर्मल एनाटमी पूछी जाती है, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्ग्वाइनल कैनाल के कंटेंट्स को ड्रॉ करो या इन्ग्वाइनल कैनाल के कंटेंट्स के नाम बताओ। तो इन्ग्वाइनल कैनाल के अंदर बच्चे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड ट्रेवल कर रही होती है, उसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि उसके अंदर पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस जो होता है वो भी ट्रैवल कर रहा होता है। पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस क्या होता है? पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस बच्चे यूजुअली ये होता है कि जो टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड की दोनों पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस के अंदर। राइट साइड पे भी पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस होता है, लेफ्ट साइड पे भी पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस होता है। और ये जो पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस होते हैं बच्चे, तो अच्छा हाँ, एक चीज बल्कि मैं इसको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले आपने ये नहीं कहना कि पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस के टेस्टिकुलर वेन इसके अंदर ड्रेन करती है, बल्कि पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस ड्रेन करता है टेस्टिकुलर वेन में। प्लीज इस बात को करेक्ट कर लीजिए। आई एम सो सॉरी, मेरे मुंह से ये वाली बात गलत निकल गई कि जो टेस्टिस और एपिडिडिमस को जो छोटी छोटी वेन्स ड्रेन करती हैं वो मल्टीपल वेन्स बनाती हैं पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, और पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस जो होता है फिर वो बनाता है टेस्टिकुलर वेन, और फिर टेस्टिकुलर वेन या गोनाडल वेन जो होती है वो आगे जाके राइट साइड के ऊपर तो बच्चे इंफीरियर वीना केवा के अंदर खुद डायरेक्टली ड्रेन करती है, लेकिन लेफ्ट साइड के अंदर वो ड्रेन करती है बच्चे लेफ्ट किडनी की वेन के अंदर, लेफ्ट रीनल वेन में, और फिर वो ड्रेन करती है इंफीरियर वीना केवा के अंदर। ये बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। इसी हिसाब से बच्चे फर्स्ट एड के अंदर भी यूएसएमएलई की जो स्टेप 1 की फर्स्ट एड है उसके अंदर ये इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि जिन पेशेंट्स को रीनल सेल कार्सिनोमा होता है तो वो अक्सर प्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड की वेरिकोसील के साथ, लेफ्ट साइड की टेस्टिस की वेरिकोसील के साथ। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन प्योरली एनाटॉमिकल रीजन है। मैंने अभी आपको बताया कि जो लेफ्ट साइड की रीनल वेन है उसके अंदर ड्रेन करती है लेफ्ट साइड की टेस्टिकुलर वेन। तो जब रीनल सेल कार्सिनोमा होता है यूजुअली जो कि इन्वेड कर चुका हो, तो वो लेफ्ट साइड की रीनल वेन को जब इन्वेड करेगा तो लेफ्ट साइड की रीनल वेन से आगे ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो नहीं जा सकता। जब ब्लड फ्लो ऊपर नहीं जाएगा तो वो इंफीरियर वीना केवा में नहीं ड्रेन करेगा। तो आपको तो पता है कि लेफ्ट रीनल वेन के अंदर ड्रेन कर रही थी लेफ्ट साइड की टेस्टिकुलर वेन, तो लेफ्ट साइड की टेस्टिकुलर वेन का ब्लड फ्लो भी लेफ्ट रीनल वेन में नहीं जा रहा और लेफ्ट रीनल वेन से आगे इंफीरियर वीना केवा में नहीं जा रहा, तो पीछे की तरफ जो वीनस डायलेटेशन हो जाती है। तो आपको ये फर्स्ट स्टेज के अंदर सिनेरियो भी मौजूद है कि रीनल सेल कार्सिनोमा के पेशेंट्स अक्सर प्रेजेंट कर सकते हैं
इसके साथ, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिकोसील एक बहुत कॉमन डिजीज है, तकरीबन 15 to 20% जो मेल्स होते हैं वो इसके साथ प्रेजेंट करते हैं। 90% केसेस के अंदर जो वेरिकोसील होती है वो लेफ्ट साइडेड होती है, क्योंकि वो किडनी की कॉजेज से रिलेटेड होती है। अब आप लोगों ने ये याद रखना है, क्रिप्टोरसिटिज्म यूजुअली राइट साइड का, बल्कि हाँ राइट साइड का, और जो आपको वेरिकोसील है ये लेफ्ट साइड का ज्यादा कॉमन है, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर इंपॉर्टेंट बातें इसने मेंशन की हुई हैं। और जो इसने लिखा है कि जो मेजॉरिटी केसेस होते हैं वेरिकोसील के वो इडियोपैथिक होते हैं, और जो इडियोपैथिक या प्राइमरी केसेस होते हैं मेजॉरिटी केसेस, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है, ये आपने याद रखना है। कभी भी आए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेरिकोसील इज, तो आपने कहना है इडियोपैथिक, ठीक है। नंबर 2 पे अगर इसके सेकेंडरी केसेस की बात की जाए जिसके अंदर कॉजेज नोन होती हैं, तो उसके अंदर बच्चे रीनल ट्यूमर्स आ सकते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा आ सकता है, या फिर नेफ्रेक्टमी आ सकती है, किसी वजह से आपने नेफ्रेक्टमी परफॉर्म किया है, किडनी का रिमूवल किया है। अब बच्चे अगर हम लोग इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बातें की जाए, तो जो मेजॉरिटी वेरिकोसील्स होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, और जो सिम्प्टोमेटिक होती हैं यूजुअली वो एडोलेसेंस के अंदर या अर्ली एडल्टहुड के अंदर प्रेजेंट करती हैं। अब इसके अंदर होता क्या है बच्चे, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर ये टेस्टिस हैं, ये स्क्रोटम है, और मैं कहता हूं कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है बॉडी का, तो जब इंसान पूरा दिन काम करता रहता है, तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे बच्चे जो उसकी लेफ्ट साइड की, फॉर एग्जांपल अगर टेस्टिस की डिफॉर्मिटी है, वेरिकोसील है, लेफ्ट साइड की जो टेस्टिस किया जो प्लेक्सस होगा, वीनस प्लेक्सस होगा, वो इतना बड़ा डायलेट कर जाता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। ये आपको टिपिकल सिनेरियो दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस जो होती है वो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जो होती है एग्रीवेट हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही बच्चे जो आपकी वेरिकोसील होती है ये टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि पूरा दिन जो इंसान काम करता रहता है, तो वो खड़ा रहता है या चलता रहता है या बैठा रहता है, तो इस केस के अंदर उसको लेटने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब कोई इंसान सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटता है तो उसका वीनस रिटर्न जो होता है बच्चे वो एडिड हो जाता है, वो आसानी से ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन जब कोई इंसान सारा वक्त खड़ा रहेगा तो उसका वीनस पूलिंग नीचे की तरफ होगी, तो साथ ही साथ टेस्टिस के अंदर भी उसकी वीनस पूलिंग हो जाती है। तो वेरिकोसेल की ये के पेशेंट्स की कॉमन कंप्लेंट होती है कि उनको ड्रैगिंग सेंसेशन होती है लेफ्ट टेस्टिस के अंदर, ठीक है। ये बहुत कॉमन इनकी बात है। और जो लेफ्ट साइड की टेस्टिस होती है यूजुअली जो भी इफेक्टेड टेस्टिस होती है, मैं लेफ्ट लेफ्ट बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी बुक ने लेफ्ट को मोस्ट कॉमन कहा है, तो उसके अंदर ड्रैगिंग सेंसेशन के साथ साथ उनकी ये कंप्लेंट होती है कि बिल्कुल बैग ऑफ वर्म अपीयरेंस होती है, ठीक है। बैग ऑफ वर्म अपीयरेंस अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये देख लीजिए कि बिल्कुल ऐसे मोटे मोटे वर्म्स की ऐसे सेंसेशन आती है, जैसे हम लोग वर्म्स को अगर पैल्पेट करें, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे छोटे। आप लोगों को इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि जैसे जूस आप लोग पीते हैं, डब्बे वाला जूस जो बॉक्सेस वाला होता है नेस्ले का फॉर एग्जांपल, तो जो उसके स्ट्रॉज होते हैं ना, अगर आप उनको इकट्ठा रखते हैं, उनको फील करें, तो बिल्कुल वैसी अपीयरेंस होगी। या आप ये कह लें कि आप लोग मोटे मोटे धागे रखते हैं, वैसी अपीयरेंस होगी, बैग ऑफ वर्म अपीयरेंस फील होती है उनको, ठीक है। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि कुछ लोगों के अंदर जो कफ इंपल्स होता है ये बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव आ जाता है। कफ इंपल्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक बंदे की स्क्रोटम है और उसको वेरिकोसील है, और लेफ्ट साइड के ऊपर ये ऐसे थोड़ी सी डायलेटेड उसकी स्क्रोटम है, तो जब वो कफ करेगा तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो आपका वेरिकोसील है ये एक्सपेंड कर सकती है साइज के अंदर, ठीक है। ये कफ इंपल्स है इसके अंदर। ये बच्चे इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है बच्चे यूजुअली वो क्लिनिकल ही होती है, मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिलाई नहीं करते इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन आपकी बुक ने ये मेंशन किया है कि जो अल्ट्रासाउंड होता है वो स्मॉल वेरिकोसील्स को पिक करने के अंदर हेल्प कर सकता है, ठीक है। लार्ज में भी कर सकता है, लेकिन यूजुअली हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं तो फिर हम लोग इसको यूज नहीं करते अल्ट्रासाउंड को, लेकिन स्मॉल साइज की वेरिकोसील्स को पिक कर सकता है। और इसके अलावा ओल्डर मैन जो होते हैं उनके अंदर वेरिकोसील पिक कर सकता है जिनके अंदर रीसेंट ऑनसेट हो वेरिकोसील का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि वेरिकोसील के पेशेंट्स के अंदर भी मतलब क्योंकि उनको इर्द गिर्द से डायलेटेड वेन्स ने सराउंड किया हुआ है, तो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस का टेम्परेचर होगा वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मैच नहीं करेगा।
जब वो उस एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मैच नहीं करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो इफेक्ट हो सकता है, या आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट बात है, या आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि इसके अंदर हो सकता है एक्यूटली। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता है कि एक पूरे 74 डेज का प्रोसेस होता है, कि स्पर्म को बनने में कम से कम 71 टू 74 डेज लगते हैं। तो अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर दें तो उसका इनफर्टिलिटी का फैक्टर, या फिर जो उसको टेम्परेरीली मतलब उसका जो सेमिनल वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है वो ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात यह कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं वेरिकोसील के, उनको हम कभी भी हाथ नहीं लगाते, उनको हम लोग ऑपरेट नहीं करते, ये याद रखिएगा। जो सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं बच्चे, जिनके अंदर डिस्कम्फर्ट जो होता है वो सिवियर किस्म का होता है, उनके अंदर बच्चे हम लोग इंडिकेट करते हैं एम्बोलाइजेशन ऑफ द गोनेडल वेन। ये आप लोगों ने याद रखना है, एम्बोलाइजेशन ऑफ गोनेडल वेन, यानी कि जो गोनेडल वेन है उसको एम्बोलाइज कर दें, उसके अंदर कोई प्लग फंसा दें, उसके अंदर कोई क्लॉट फंसा दें, उसके अंदर कोई थ्रोम्बस फंसा दें। ये समझाने के लिए सारी टर्म्स यूज किए हैं, असल में हम लोग थ्रोम्बस या एम्बोलस नहीं फंसाते, लेकिन आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये फिनोमेना ऐसा है कि आप गोनेडल वेन को अगर प्लग कर देंगे तो उसकी वीनस ड्रेनेज वहां पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, और वो कोलैटरल वेन्स के थ्रू ड्रेन कर जाता है, वीनस ड्रेनेज इफेक्ट नहीं होगी। तो जब आप एम्बोलाइजेशन करेंगे गोनेडल वेन की, तो जो वीनस ब्लड होगा वो जमा नहीं होगा उस टेस्टिस के इर्द गिर्द, तो उस बंदे को वेरिकोसील से सफर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है, या फिर दो कंडीशन है, आप गौर से देखना, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर ये इम्पॉसिबल है यानी कि आप एम्बोलाइजेशन नहीं कर सकते गोनेडल वेन की, या नंबर 2, अगर वेरिकोसील जो है वो रिकरेंट है। रिकरेंट वेरिकोसील हम किससे कहते हैं, आपको पहले सबसे पहले ये बता दूं कि जो पेशेंट एम्बोलाइजेशन करवा लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 पेशेंट्स हैं वेरिकोसील के और 100 के 100 ने एम्बोलाइजेशन करवाई है गोनेडल वेन की, तो 20% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर रिकरेंस हो जाएगी। तो उस केस के अंदर बच्चे हम लोग सर्जिकल लाइगेशन कर देते हैं टेस्टिकुलर वेन की। ठीक है, सर्जिकल लाइगेशन कर देते हैं टेस्टिकुलर वेन की। बच्चे ये दोनों ट्रीटमेंट्स आपको रटे होने चाहिए, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट अपनी तरफ से नहीं लिख के आना। इस लेक्चर का जो टाइम है वो खत्म हो रहा है, मैं न्यू लिंक भेजता हूँ, जल्दी से वापस आना। सिर्फ हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं करने वाले, हाइड्रोसील और टेस्टिकुलर कैंसर।